हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड रिप्रेजेंट करेंगे ओम्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में। तो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास ओम्स लॉ। ये आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओम्स लॉ का स्टेटमेंट समझेंगे, क्या होता है ओम्स लॉ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वी से डिनोट किए हुए हैं, अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर। इंड्स ऑफ द कंडक्टर जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो क्या कहना चाह रहा है, आप एक कंडक्टर लो, उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस पीडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V होना चाहिए। और जब आप करंट उस कंडक्टर से फ्लो कराओगे, सपोज के लिए ये आपका कंडक्टर है, यहाँ से जब आप करंट फ्लो कराओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन V है वो क्या होगा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट ओम्स लॉ का कहता है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज करो आपका ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस इस एंड से लेके अदर एंड तक का पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है, और इस कंडक्टर से करंट I इस तरफ फ्लो हो रहा है। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही है आपका ओम्स लॉ। अब क्या करते हैं, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम रिमूव करेंगे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। तो हमारा कांस्टेंट वो क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, वेयर आर क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, आर क्या है कांस्टेंट है। हम यहाँ पे लिख देते हैं वेयर आर योर कांस्टेंट, क्लियर। और ये जो R है इसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कि क्या है कांस्टेंट है। R रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, किस कंडक्टर का, जिस कंडक्टर पे आप अप्लाई कर रहे हो। और ये वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये आपका ओम्स लॉ अप्लीकेबल कब होता है, कब फुलफिल होता है, जब आपका ऑल फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे क्लियर में लिखा ऑल फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए। सारा फिजिकल कंडीशन इस कंडक्टर के चारों तरफ का जो भी फिजिकल कंडीशन होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब फिजिकल कंडीशन क्या होता है आपका, टेम्परेचर, इसके चारों तरफ का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर, इसके चारों तरफ का प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ह्यूमिडिटी, इसके चारों तरफ, इस कंडक्टर के चारों तरफ का ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होना चाहिए। तभी आप अप्लाई करोगे ओम्स लॉ, तभी ओम्स लॉ वैरी होगा। विदाउट फिजिकल कंडीशन अगर ये वैरी कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देन वहाँ पे ओम्स लॉ आपका वैलिड नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ पे लिख दिए। और ये आपको फिजिकल कंडीशन क्या है, ये टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, क्लियर। यहाँ तक आप लोग का समझ गए। तो ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं ओम्स लॉ का। अब ऐसा करो, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तक, एक्स एक्सिस पे आप एक्स एक्सिस पे करंट को रखो, वाई एक्सिस पे वोल्टेज को रख रहे हैं, क्लियर। आपका स्टेटमेंट क्या कर रहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज इंक्रीज करता है या करंट इंक्रीज करता है तो आपका वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। वोल्टेज इंक्रीज किया, करंट भी इंक्रीज करेगा। वोल्टेज डिक्रीज किया, करंट भी डिक्रीज करेगा। या ऐसे भी कह सकते हो पलट के, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। करंट इंक्रीज किया, वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा, वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस कंसेप्ट को यहाँ पे लाओगे तो क्या होगा, आपका करंट सपोज करो इंक्रीज किया यहाँ तक, तो वोल्टेज भी इंक्रीज किया। तो इस पॉइंट पे आप सपोज करो ये वाली पॉइंट है, अगेन आपने करंट इंक्रीज किया तो वोल्टेज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यहाँ पे आया। अगेन आपने करंट इंक्रीज किया तो वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, यहाँ पे आया। अब
इससे क्या करोगे, हम इस डॉट डॉट इस तरह हम मिला देंगे और ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ग्राफ से क्लियर दिख रहा है, इस तरह स्लोप आपका उठा जा रहा है। अब सपोज कर लो ये करंट से थीटा एंगल बना रहा है, ये वाली एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, देन स्लोप अब इसका फाइंड करो। क्या होगा स्लोप, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसका परपेंडिकुलर फाइंड करो, क्या होगा, अगर ये वाली y एक्सिस जिस पे आपने पोटेंशियल रखा है या वोल्टेज रखा है, इसे हम यहाँ पे रख दें, डॉट 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 डॉट, देखो इमेजिनरी लाइन है, इसे हम यहाँ पे रख दें, तो ये अब ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब अप्लाई कर सकते हो ना, ट्रायंगल फॉर्म हो गया, देन ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस हो गया। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर v बाय आई। क्लियर, हम इसे रिमूव कर रहे हैं, समझाने के लिए बताया था, v बाय आई। और ये आपका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट। क्लियर, अब v बाई आई इक्वल टू कांस्टेंट है, देन अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं v बाई आई इक्वल टू आपका क्या आया, कांस्टेंट आया, देन v इक्वल टू आई इंटू कांस्टेंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर, देन v इज, अगर इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। यही आपका क्या है, ओम्स लॉ है, यही आपका क्या है, ओम्स लॉ है। डायग्राम से भी क्लियर हो गया। और आपका वन मोर थिंग, ये कांस्टेंट जो आया ये क्या है, ये कांस्टेंट देखो, ये r कांस्टेंट क्या है, यही कांस्टेंट है, इसे हम r कहेंगे। r इसी को कहते हैं जो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ में ऑलवेज कांस्टेंट होता है। नोट बना के लिख लो, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, v इक्वल टू आई आर, वेयर r इज ऑलवेज कांस्टेंट। यही आपका क्या है। अब इस कांस्टेंट के जगह पे हम, इस कांस्टेंट की जगह पे ये रहा कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह पे आप r लिख सकते हो, r लिख सकते हो, देन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी v इक्वल टू आई आर आप लिख सकते हो। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह पे कांस्टेंट लिखे, v इक्वल टू आई आर, आ गया फॉर्मूला। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम इस लॉ को ड्राइव करते हैं, ठीक है, इस सेट कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़े थे आप लोग, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद आ रहा है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, आई इक्वल टू वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई वी ना VDENA था। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 में आपने फाइंड किया था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, V इक्वल टू ENA, VDENA। क्लियर, याद आया। लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़े थे, देखो सारा लेक्चर एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर पीछे नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए हम ओम्स लॉ को लेक्चर नंबर 5 में रखें, अगर पहले ही बता देते तो ये समझ में आपको नहीं आती। देन लेक्चर नंबर 2 में आपने फाइंड किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू, वहाँ पे आपने स्टेटमेंट भी अच्छे से समझा था और डिराइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला था, VD इक्वल टू ई टॉ बाई एम। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, I इक्वल टू हम लिख रहे हैं यहाँ पे I इक्वल टू VD का वैल्यू ई टॉ बाई एम। अब जो रह गया ENA। क्लियर, अब यहाँ पे आपका, हाँ अब हम क्या करेंगे, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह कन्वर्ट करना, आसान है। ये आपका एक सिंपल सा बैटरी है, प्लस है और ये आपका माइनस है। ओके, जहाँ पे प्लस प्लेट रहता है और जहाँ पे माइनस प्लेट रहता है वो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और डायरेक्शन क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ। कुछ याद आ रहा है, प्लस पॉइंट यहाँ पे रखो, हम रिमेंबर करा देते, प्लस पॉइंट यहाँ रखो, माइनस चार्ज हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। प्लस
चार्ज जैसे ही पुट करोगे चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो सपोज कर लो यहाँ से इस तरह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। नेगेटिव चार्ज जैसे ही पुट करोगे क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, यहाँ पे इनवर्ड हो रहा है, ये इनवर्ड हो रहा है। अब डॉट 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 करके मिला लो तो कैसा लग रहा है, ये एरो को इस तरह बना सकते हैं, यही तो है। वहाँ पे यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया सेम थिंग्स आया, क्लियर समझ में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E है, ओके। दोनों के बीच का, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस सपोज कर लो स्मॉल डिस्टेंस है, आपने इसे L से सपोज किया। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, लेंथ भी है, देन पोटेंशियल तो आसानी से फाइंड कर लोगे। V इक्वल टू क्या होता है, EL होता है, V इक्वल टू EL होता है। देन E इक्वल टू आप लिख सकते हो E इक्वल टू लिख सकते हो V/L। क्लियर क्लियर। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे E की जगह पे, तो क्या होगा, I इक्वल टू E, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे ये वैल्यू हम लिखेंगे, तो क्या होगा V/L tau m E n a। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे I आपको पता है करंट है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V क्या है, पोटेंशियल है या वोल्टेज कह सकते हो, टाउ क्या है, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है, ये टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे अगर सपोज कर लो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो E का वैल्यू, ये आपके पास दिख रहा है यहाँ पे कंडक्टर है, जिस कंडक्टर का लेंथ L है, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E आपने अप्लाई किया, लेंथ EL है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, लेंथ भी है, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू EL। यहाँ से भी आप समझ सकते हो, ये समझाने के लिए है, यहाँ से भी समझ सकते हो, ये थोड़ा आसान तरीका था, कहाँ से प्रोड्यूस हुआ ये आपको पता चला, ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब इस कंडक्टर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ओके। क्लियर एवरीथिंग। अब हम क्या करेंगे, करंट को इधर ले जाएंगे और V को यहीं पे रहने देंगे, बाकी सारे टर्म को हम इधर ले जाएंगे। तो इस तरह लिख रहे हैं, देखो V/I इक्वल टू इधर गया, बाकी ML 2E है तो E स्क्वायर tau n a। क्लियर। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, L लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट, L लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और आपस में सॉरी नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इनसाइड दिस कंडक्टर जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अदर एटम से क्या होगा, कोलाइड्स करेगा, तो टू सक्सेसिव कोलिजन जो होता है उसे ही क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो इस कंडक्टर के अंदर टॉ भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आपके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम इस कंडक्टर की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, एवरीथिंग कांस्टेंट, ये आपका सारा टर्म ही कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। और V/I इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। अब देखो कुछ आपको समझ में आ रहा है, कांस्टेंट यहाँ पे लिखे हैं। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आपने प्रूफ कर लिया, लास्ट स्टेप तक आपने पहुँच गया है। V/I इक्वल टू कांस्टेंट, देखो V/I इक्वल टू, यहाँ पे देखो V/I इक्वल टू कांस्टेंट, और V/I इक्वल टू आपने कांस्टेंट फाइंड कर लिया है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो V इक्वल टू कांस्टेंट इंटू I, इस कांस्टेंट को रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और आपका ये ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। क्लियर। अब इससे आसान तरीका समझाने का नहीं हो सकता है। अब आप लोग क्या करो, पॉज करो और इसे अच्छे से समझ के लिखो, ओके। तो अब हम इसे रब करने जा रहे हैं, रेडी 1 2 3, पॉज करके लिख लो। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, डेरिवेशन प्रूफ किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर की फॉर्म में।
तो वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले एक छोटा सा टर्म है, उसे हम लोग समझ लेते हैं। वो टर्म है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? इट इज़ रिसिप्रोकल टू स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के जस्ट अपोजिट है। रेजिस्टिविटी का काम क्या होता है? करंट को अपोज करना, और कंडक्टिविटी का काम क्या होगा? करंट को फ्लो कराएगा। उल्टा है, अपोजिट है, तो अपोजिट फंक्शन भी होगा। ये कंडक्टिविटी करंट को फ्लो कराएगा, नाम ही इसका कंडक्टिविटी, कंडक्ट कराएगा, करंट को कंडक्ट कराएगा। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा से। देन सिग्मा इक्वल टू क्या होगा आपका? आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हो तो 1/ρ होगा। क्लियर? 1/ρ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। और इसका SI यूनिट क्या होगा? MHO मो पर मीटर। क्लियर? अब ये समझ लिए। तो अब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ओम्स लॉ को वेक्टर की फॉर्म में। तो यहाँ से हम इस तरह लाइन खींच देते हैं। अभी आप लोग ने फाइंड किया V = IR। काफ़ी आसान है, देखो तुरंत हो जाएगा। और आप लोग को पता है, क्योंकि रेजिस्टेंस = क्या होता है? ρL/A। अब हम क्या करेंगे? R का वैल्यू, ये जो आपने R का वैल्यू ले रखा है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या होगा? V = I ρL/A। क्लियर? इस लेंथ को, L जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं V/L = I/A इंटू रो। क्लियर? और V/L = क्या होगा? V/L = क्या होगा? थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। ये आपका क्या है? कंडक्टर का लेंथ L आपने सपोज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इधर, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास, लेंथ भी है, तो पोटेंशियल ऑटोमेटिक क्या होगा? यहाँ पे V होगा। यहाँ से प्लस से जोड़ देंगे और यहाँ से माइनस से प्लेट से जोड़ देंगे, तो पोटेंशियल = V। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे V = EL, जो कई बार हम आपको बता चुके हैं। और E = क्या होगा आपका? V/L होगा। E = V/L। अब V/L का वैल्यू हम यहाँ पे रख दें। V/L E = हम लिख रहे हैं, 1 मिनट यहाँ पे लिखते हैं। E = V/L = I ρA। क्लियर? = हम E लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिख दिए, या इसको हम रिमूव भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से तो मैंने ये लिख दिया E = V/L, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर दिए। अब देखो I/A, कुछ आपको एक और टर्म दिख रहा होगा। I/A क्या है आपका? I/A क्या है? आपने पढ़ा होगा करंट डेंसिटी, लेक्चर नंबर 1। करंट डेंसिटी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, I/A। I/A यही होता है। अब इस I/A की जगह पे हम J पुट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं पुट करेंगे। और आपका E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या? वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन आप देख रहे हो इधर है। देन हम इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। और I/A की जगह पे हम J लिखें, तो इस जगह पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं I/A की जगह पे हम J पुट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो J पुट किया वेक्टर के फॉर्म में, इंटू रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं सजा के, इलेक्ट्रिक फील्ड = वेक्टर J रो। क्लियर? यही आपका क्या हो गया? वेक्टर के फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, ओम्स लॉ को आपने देखा, V = IR होता है, किस तरह हमने वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। एक फॉर्म तो आपका ये हुआ। दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी = क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी = क्या होगा? इसको हम इधर ले जाएंगे, सिग्मा को इधर ले आएंगे, सिग्मा = 1/, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह, यहाँ पे हम लिख सकते हैं E = वेक्टर E = J इंटू, यहाँ पे हटा देते हैं 1/सिग्मा लिखेंगे। ठीक, और आगे क्या लिख सकते हैं हम?
वेक्टर जे इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में इनटू सिग्मा। ये आपका सेकेंड फॉर्म हो गया ओम्स लॉ का इन वेक्टर के फॉर्म में। अब आप सोचोगे ये दोनों वेक्टर के फॉर्म में, तो डायरेक्शन क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इधर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जस्ट अपोजिट। नोट करके आप लिख लो, कई बार हम बताए हुए हैं आपका, अगर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव होगा उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होता है, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा उसके अपोजिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। नोट करके लिखो। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेगा, इधर इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। अगेन पॉइंट नोट करो इस पॉइंट को, इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होगा उसके अपोजिट आपका करंट फ्लो होगा। तो करंट आपका आई सपोज करो इधर फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में, अगेन पॉइंट लिखो, जिस डायरेक्शन में करंट मूव करता है सेम डायरेक्शन में आपका जे भी मूव करेगा। डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जे एंड आई सेम। क्लियर। और कैसे कैसे डायरेक्शन होता है अभी मैंने बता दिया। तो यहाँ से क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम, जे का डायरेक्शन सेम, करंट डेंसिटी यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। क्लियर। वेक्टर के फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉपर वायर 10 वोल्ट है। फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइंड वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ किसका, कॉपर वायर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेयर इफ n इक्वल टू 8 × 10⁸ है। n क्या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कहाँ का है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस कॉपर वायर का है। ध्यान से समझो, इस कॉपर वायर का ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो टर्म दिया हुआ हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ R दिया हुआ है, R इक्वल टू क्या आपका 10 ओम है, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ। सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर वायर। सपोज करो आपको ये कॉपर वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N है, और क्या दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस V जो 10 दिया हुआ है। अब समझ में आया, ये कॉपर वायर का एवरीथिंग गिवन है। इसे रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपका, एरिया दिया हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, SI यूनिट में। क्या हो जाएगा 10⁻6, क्योंकि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻3 और होल स्क्वायर लगा हुआ इस पर, टोटल पे होल स्क्वायर है, तो 3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 6, तो एरिया आपका 10⁻6 होगा। अब क्या दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ, V इक्वल टू 10 वोल्ट दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है, और N का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो आपके पास R है और V है, ओम्स लॉ का यूज़ करो। ओम्स लॉ इक्वल टू ओम्स लॉ यूज़ करोगे तो क्या होता है, V इक्वल टू IR। देन वोल्टेज आपका गिवन है 10, R गिवन है 10, I यहाँ से निकल जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। अब आपके पास करंट गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है, तो रिलेशन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का, VD इक्वल टू नहीं, गलत बता दिए, I इक्वल टू VD ENA। करंट का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं, VD तो आपको फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, यहाँ से 8 इंटू 10⁻28 दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻6। अब यहाँ से VD फाइंड कर लेंगे, VD इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/1.6, 10⁻90 इंटू 8 इंटू 10⁻28 इंटू 10⁻6। देन VD इक्वल टू आप लिख सकते हो, थोड़ा फेंट हो रहा है, ब्लू से हम लिखते हैं 1/, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 10⁻19, 1.6 इंटू 8
और क्या रह गया यहाँ पे 10⁻28 और इंटू 10, ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा 10⁻6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा ये कट जाएगा और रह जाएगा मेरा 78 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी का वैल्यू हो गया। क्लियर? तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, एवरीथिंग क्लियर हो गया। तो आप इसे पॉज करके लिख लो। और आज का डियर स्टूडेंट हम क्लास यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।